इस वीडियो का टॉपिक है चार्टरिंग ऑफ वेसल। और चार्टरिंग ऑफ वेसल, एक कार्गो वेसल के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हमें प्राप्त हुई कि आप चार्टरिंग पे एक वीडियो बनाइए ताकि हमें चार्टरिंग का नॉलेज आ सके और कुछ हम चार्टरिंग में जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचे। तो आशा है कि ये वीडियो उनके लिए एक मददगार साबित हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या है चार्टरिंग। चार्टरिंग क्या है और किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो चार्टरिंग मतलब इट्स अ हायरिंग एग्रीमेंट बिटवीन अ शिप ओनर एंड अ चार्टरर। तो चार्टरर मतलब जो हायरिंग से लेता है वेसल टू टेक ऑन हायर, तो उसे हायर चार्टरर बोलते हैं। और जो देता है शिप ओनर, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्टी ऑफ द चार्टरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें जो एग्रीमेंट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उनको चार्टरिंग एग्रीमेंट बोलते हैं। फ्रेंच वर्ड है ये चार्टर और उसका मीनिंग है कि टू टेक ऑन हायर। तो ये चार्टरिंग जो है ये बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री में एक कॉमन सा वर्ड है, जो शिपिंग ग्लोसरी में इसका हर बार यूज होता है। और मैक्सिमम शिप बिल्डर जो है, जो शिप बनाने वाले जो लोग हैं, ये इस तरह के, बिकॉज दे ऑल्सो बिकम वन, इफ द बिल्डर्स आर द मैन्युफैक्चरर, तो इनको जो भी पार्टी है उनको वेसल जो है ये हायरिंग दे देते हैं, हायर कर देते हैं, चार्टरिंग कॉन्ट्रैक्ट करके उनके पोजीशन में देते हैं। या फिर उनसे कोई वेसल खरीदता है शिप ओनर, तो वो भी इन चार्टर पार्टियों को चार्टरिंग कॉन्ट्रैक्ट करके हायर करा देते हैं। तो इसका बेसिकली ये इस तरह से कि मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी शिपिंग कंपनी है, शिप ओनर है, उनके पास बहुत सारे वेसल्स रहते हैं। अभी इतने वेसल्स ऑपरेट करना, इतने मैन पावर रखना, इतना सब ऑफिसेस रखना थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट दे प्रीफर कि बीच में का रूट जो है कि वेसल किसी को चलाने को देने का, मतलब चार्टरिंग करके देने का। तो अलग अलग चार्टरिंग के जो है ये वेज होते हैं कि किस तरह से लोग चार्टरिंग पे लेते हैं। तो एक वे जो है कि आप अगर देखेंगे कि चार्टरिंग में शिप ओनर्स को बिजनेस चाहिए। शिप ओनर को अगर मिनिमम ब्रेक इवन पॉइंट उसने कैलकुलेट किया है कि मुझे वेसल्स के लिए इतना तो मिनिमम मंथली चाहिए, इतना तो मुझे मिनिमम ईयरली चाहिए, तो इस बेसिस पे वो अपना प्लान कर सकता है। अभी इसमें क्या है कि शिप चार्टर जो पार्टी रहती है अलग अलग रहती है। एक पार्टी रहती है उनके पास ऑलरेडी कार्गो है, कार्गो है, और कार्गो लेके वो शिप ब्रोकर को बोलते हैं कि मुझे ऐसा वेसल ओनर, शिप ओनर आप ढूंढ के दो कि मुझे ये रूट के लिए इतना इतना पर टन बेसिस पे मैं देने के लिए तैयार हूँ। वन, पर टन बेसिस पे, दूसरा पर वॉयज बेसिस पे, पर डे बेसिस पे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो ये कार्गोज मेरे पास है, तो ये मुझे चाहिए। तो ये हो गया कि उसका ऑफर फॉर द शिप ओनर। तो शिप ब्रोकर अगर इस तरह से उनके शिप ओनर्स कांटेक्ट में है, शिप ब्रोकर्स के, तो इस तरह से मिलाप कर देता है और उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये होगा एक वे। दूसरा होता है कि एक जो है जिसके पास कार्गो नहीं होता है, लेकिन फिर वो क्या है कि वेसल ओनर को बोलता है कि मैं सब ये बिजनेस चलाऊंगा, आप मेरे पोजीशन में दे दो वेसल, भले आपका क्रू रखो, आपका क्रू रखो, आपका एडमिन इसमें ये रखो, और बाकी जो है कि आप बाकी चार्जेस पे करो, मैं आपको इतना इतना पैसा आपको मंथली दूंगा, पर डे दूंगा, या पर रूट दूंगा, पर वॉयज दूंगा। तो इस तरह का एक विदाउट कार्गो वाला जो है
वो ये करता है, मतलब विद कार्गो, विदाउट कार्गो। तो इस तरह से दो वे होते हैं कि जिसमें से ऑफर दिया जाए। तो चार्टरिंग जो है कि ये बेसिकली चार तरह की चार्टरिंग होती है। बेसिकली मेन तीन तरह का है, मार्केट में चलता है। एक चार्टरिंग जो है ये रहता है वॉयज चार्टर। तो वॉयज चार्टर मतलब क्या है कि उसमें जो भी बेसिकली रूट है वॉयज, पर वॉयज मतलब यहाँ से अगर वो साउथ अफ्रीका जा रहा है तो साउथ अफ्रीका ही वेसल वो एक ट्रिप जाएगी, दूसरी ट्रिप जाएगी, ये राउंड ट्रिप का जो वॉयज है उसके लिए वो हायर करना चाहेंगे। दूसरा है टाइम चार्टर। तो टाइम चार्टर मतलब सर्टन पीरियड के लिए वो हायर करना चाहेंगे। तीसरा है ये डिमाइस चार्टर। डिमाइस चार्टर मतलब क्या है कि जो हायरर है, जो चार्टर पार्टी है, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी उसकी, और फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी चलाने के लेंगी, और उसको एक फिक्स अमाउंट जो है उसको देंगी कि मैं इतना दूंगा, वेसल मेरे पोजीशन में है, मैं जिस रूट पे चाहूंगा चलाऊंगा, जिस वे से चलाऊंगा, आपको मैं सिर्फ इतना अमाउंट हर महीना में देते जाऊंगा। तो इस डिवाइस चार्टर में एक इस तरह का भी ऑफ ऑप्शन रहता है कि आप जैसा एचपी और लीज में लीज रेंटल या एचपी रेंटल्स देते हैं, वैसा आप अगर एचपी जैसा ये एग्रीमेंट भी करा सकते हैं। मैक्सिमम शिप बिल्डर करते हैं कि आप इतना अमाउंट मुझे हमके देते जाओ, कुछ साल के बाद ये वेसल आपको ट्रांसफर, आप ओनरशिप इसकी आपको ट्रांसफर की जाएगी। तो इस तरह का भी एक डिवाइस चार्टर में जनरली ऑप्शन होता है। और बाद में एक ट्रिप चार्टर। ट्रिप चार्टर ये ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर कार्गो में यूज होता है, लेकिन इसका भी कार्गो चार्टर में भी ये यूज होता है। तो टाइम चार्टर की अगर हम बात करते हैं तो वेसल जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हायर किया जाता है, वीक्स, मंथ्स और फिर ईयर्स। तो इसका जो है कि ओनरशिप जो है उस समय में शिप ओनर के पास ही रहता है। एक फिक्स रेट डेली और मंथली या ईयरली ये चार्टर जो रहता है ये उसको फिक्स रेट देता है। और चार्टररी जो फ्यूल है, बाकी भी एक्सपेंसेस है, वॉयज कॉस्ट है, ये चार्टररी जनरली इसका पे करता है। और इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है ये शिप ओनर्स के पास ही रहता है। लेकिन इसके रिलेटेड जो लायबिलिटी है ये बन जाती है किसकी, चार्टरर की। इसके लिए रिलेटेड चार्टरर लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना, बाद में स्टाफ के इंश्योरेंस, बाद में कार्गो के इंश्योरेंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टरर पार्टी की बनती है। लेकिन वेसल के इंश्योरेंस जो है वो शिप ओनर्स ऑलरेडी करके रखता है। तो भी लायबिलिटी, चार्टरर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस में वेसल ओनर्स की भी वो करा लेता है, ताकि डैमेज वगैरह जो भी है एक कवर, बाकी भी और नेचुरल कैलेमिटीज जो है उसकी इसमें चार्टर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। तो ये टाइम चार्टर का हो गया। व्हाइट चार्टर में क्या होता है कि व्हाइट चार्टर में एक ओरिजिन पोर्ट से दूसरे डेस्टिनेशन पोर्ट तक का वॉयज का जो है ये चार्टरिंग एग्रीमेंट करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन वॉयज बेसिस। तो नॉर्मली इसमें जो है कि ओनरशिप किसके पास रहेगी, शिप ओनर्स के पास रहेगी। और इसमें एक लमसम फ्रेट रेट बेस्ड ऑन आइदर कार्गो वेट और वॉल्यूम ये चार्टर पार्टी शिप ओनर को कमिट करता है। और उस तरह से वो जो वॉयज है फिक्स वॉयज, मतलब यहाँ से इंडिया से वो अफ्रीका लेके गए, इंडिया से ब्रिटेन लेके गए, तो इसका वो चार्ज जो है एक्चुअली चार्टरिंग ऑन वॉयज बेसिस वो देता है। बाकी जो रिलेटेड फ्यूल एक्सपेंसेस जो है इसमें ये सब चार्टर पे करता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसकी शिप ओनर के पास रहती। लाइबिलिटी किसके पास है, वो वॉयज के लिए ये लाइबिलिटी चार्टरर की है। इसलिए उसको लाइबिलिटी इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और जो पर्सन है उसका भी इंश्योरेंस करना पड़ता है। इसमें स्टाफ जो है ये टाइम चार्टर और वॉयज चार्टर, इसमें स्टाफ जो है ये
शिप ओनर्स का ही रहता है, क्रू जो है शिप ओनर्स का ही रहता है, उसको सैलरी देना पड़ता है। कौन देगा? चार्टरर देगा। अभी डिमाइस चार्टर की तरफ आते हैं। डिमाइस चार्टर में क्या रहता है कि एक वेसल जो है कि ये लीज और एचपी बेसिस पे चार्टर लेता है, तो टेक कंट्रोल, फुल कंट्रोल ऑफ द वेसल। तो जब फुल कंट्रोल ऑफ द वेसल लेता है तो कुछ दिन के बाद ये जो वेसल है ये उसको ट्रांसफर होने वाली रहती है, इसलिए वो एक लमसम अमाउंट सम जो है उसको हर महीना एज एचपी रेंटल या लीज रेंटल करके देगा। इसमें चार्टरर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका रहेगा टोटल। इसमें वो अगर ये शिप ओनर अगर उसका क्रू रखना चाहता है तो रख सकता है। he gets the crew appointed under his organization ownership, मतलब वहां से क्रू जो है वो हटा के इनके रोल पे ले लेगा, लेकिन ऑल थिंग्स विल बी अंडर कंट्रोल ऑफ द चार्टरर पार्टी। इसमें लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है, चार्टर लाइबिलिटी इंश्योरेंस, इसमें सभी पोर्ट चार्जेस, जो भी चार्जेस है, जहां जहां के ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? ये रहेगी चार्टरर पार्टी की। और इसमें फुल कंट्रोल जो है ये चार्टरर का ही रहेगा। ऑपरेशन कंट्रोल भी हट जाता है शिप ओनर का। और नॉर्मली जो ओनरशिप जो है ये बाद में ट्रांसफर होगी, लेकिन तब तक जब तक लीज रेंटल के हफ्ते पे नहीं करता है या एचपी रेंटल्स पे नहीं करता है, तब तक ये ओनरशिप शिप ओनर्स की रहेगी, शिप बिल्डर की रहेगी। तो ये मेजरली डिफरेंस हो गया तीन इसमें। और ट्रिप चार्टर जो है ये जो जनरली ऑन राउंड ट्रिप बेसिस पे रहती है, स्पेसिफिक वन सिंगल ट्रिप या राउंड ट्रिप बेसिस पे। और इसमें भी शिप ओनर के पास ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसके अलावा शिप ओनर के पास ये जो है कि ऑपरेशनल कंट्रोल एज वेल एज ओनरशिप उसके पास रहती है। एक लमसम रेट डिसाइड होता है पर ट्रिप बेसिस पे, तो वो चार्टर उसको पे करता है। तो ये चार जो चार्टर के वेज है ये इस तरह से डिसाइड होता है। तो इसके अलावा चार अलग अलग बाकी भी और बहुत सारे चार्टरिंग ऑप्शंस है जो मैक्सिमम पैसेंजर चार्टरिंग में एक्चुअली अट्रैक्ट होते हैं। बाकी कार्गो जो चार्टरिंग है उसमें एक और अट्रैक्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेंटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेंटमेंट मतलब क्या है? इट्स लाइक वॉयज, सिमिलर टू द वॉयज चार्जर। वॉयज बेसिस पे जो है कि ये एक्चुअली फ्रेट चार्जेस ये अप्लाई होते हैं, क्योंकि उस समय में जो चार्टर है वो बोलता है कि मैं पर टन या पर कार्गो, मेरे पास मैं इतना कार्गो लाऊंगा, कार्गो बेसिस पे मैं आपको पैसा दूंगा। तो वो कार्गो बेसिस और सर्टन पीरियड ऑफ टाइम पे वो हायरिंग करता है, लाइक वॉयज वॉयज। तो उसके पास कार्गो भी इसका ही रहेगा और वॉयज भी इसका ही रहेगा। तो वो अफ्रेटमेंट मतलब फ्रेट रिलेटेड जो रेट है वो लेवी करके, इससे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, चार्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट में नॉर्मली जो है कि इसका जो एक और ज्यादा शिप भी हो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके ले सकता है। फ्रीक्वेंसी जो कार्गो की है वो भी उसके पास फिक्स होनी चाहिए, तभी वो इस तरह का एग्रीमेंट कर सकता है। बिकॉज जिसके पास कार्गो जो है ये अवेलेबल है, कार्गो के उसके पास ऑलरेडी फ्लो है, वो इस तरह का चार्टरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब एनी फ्रेट फॉरवर्डर जो इस बिजनेस में है, जो जिसके पास कैपेसिटी है, वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में जा सकता है चार्टर के। या फिर एक अच्छी कंपनी जो है जिसको कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेस में हम अच्छा ही कर पाएंगे चार्टरिंग, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अफ्रेटमेंट में जो है एक्चुअली इस जा सकते हैं। लेकिन ये भी रेयरली यूज होने वाला चार्टरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। तीन जो है कि मैक्सिमम यूज होते हैं, वॉइड चार्टर, टाइम चार्टर और तीसरा डिमाइस चार्टर। बाकी भी चार्टरिंग के जैसे टाइप है, लाइनर चार्टर, कंजिक्यूटिव ट्रिप चार्टर, राउंड ट्रिप चार्टर, सिंगल ट्रिप चार्टर, तो इस तरह के है। लेकिन मेजरली जो
यूज होने वाले, मैंने आपको 3 जो चीज है टाइप से ये बताया। अभी चार्टरिंग जो है कि इसमें मेजरली जो डिफरेंस है ये आपको मैं बताया, लेकिन इसमें जब चार्टरिंग करती है पार्टी तो कुछ हमें कैलकुलेशन ध्यान में लेना पड़ता है। तो उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें करना पड़ता है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो है कि कौन कौन सी इसमें कॉस्ट होती है ये ध्यान में लेनी पड़ती है, ताकि चार्टरिंग जो है उस वो प्रॉफिटेबल रहे। तो अगर हम बात करेंगे कि इसमें चार्टरिंग लेने के पहले उसको क्या क्या कॉस्ट उसमें देखना पड़ेगा या देखना होगा, तो एक चार्टर फी जो है कि कितनी चार्टर फी वो देने वाला है, फ्यूल एंड वॉयज एक्सपेंसेस कितने लगने वाले हैं। बाद में इस बेसिस उसको इसमें ऑलरेडी लिमिटेड कंट्रोल रहेगा, तो लिमिटेड कंट्रोल के इसमें और क्या उसको लॉस हो सकता है। बाद में मार्केट कंडीशंस किस तरह से प्ले हो सकता है, किस तरह से अफेक्ट कर सकता है बिजनेस, उस ये सभी तरह की कॉस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। रिस्क मतलब उसको जो है कि SWOT एनालिसिस जैसा बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इस तरह का इसमें एनालिसिस उसको करना पड़ेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्वांटिटी बेनिफिट्स किस तरह से रहेगा, नेट नेट बेनिफिट्स किस तरह से रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट उसको निकालना पड़ेगा, रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, और ये सभी रिजल्ट्स उसको इंटरप्रेट करने पड़ेंगे। तभी जाके उसको सारी बातें मालूम होने के बाद फिर वो अपना चार्टरिंग जो एग्रीमेंट ये कर सकता है, बिकॉज दिस बेसिक स्टडी इज इम्पोर्टेंट व्हाइल यू गो फॉर द चार्टरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जनरली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, ये और रिस्क एनालिसिस ये जरूरी हो जाती है इसमें। अगर ये आप नॉर्मली करेंगे तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है और ग्रोथ है ये 100% बढ़ सकता है। नॉर्मल लेमैन जो है इतना पैसा डालेगा नहीं और इस तरह से कुछ हैप्टी डिसीजन कुछ भी लेगा नहीं। डेडिकेटेड जो पार्टी है कि जिसको इसका पता है कि किस तरह से हमें करना है चार्टिंग बिजनेस, वही पार्टी इसमें एंटर करती है। अच्छा, एक कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा क्या डिटेल्स होने चाहिए, तो डिटेल्स जो है जैसा कि पार्टी के नाम, डिटेल पार्टी के नाम एड्रेस वगैरह सब डिटेल्स होने चाहिए। अलॉन्ग विथ वेसल इंफॉर्मेशन ये नेसेसरी है। चार्टर टाइप जरूरी है इसमें, चार्टर का पीरियड जरूरी है। इसके अलावा चार्टर फी और पेमेंट ऑफ टर्म्स, पेमेंट टर्म्स, चार्टर फी के पेमेंट टर्म्स ये इसेंशियल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज्यादा कैरी करता है इसको वेटेज, क्योंकि ये डिटेल अब हमें डालना पड़ेगा कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन कौन से, और कॉस्ट कहाँ तक सीमित है, कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड है, कौन सी क्लॉज एक्सक्लूडेड है, ये डालना पड़ेगा। इंश्योरेंस का क्लॉज डालना पड़ेगा कि चार्टरिंग इंश्योरेंस जो है ये लेने वाले हैं। बाकी इंश्योरेंस जो है वेसल का इंश्योरेंस वगैरह, ये क्रू का इंश्योरेंस जो भी चार्टर बेसिस पे ये ओनर का स्कोप में रहेगा। बाद में ले टाइम एंड डिमरेज चार्जेस जो है ये इसका भी क्लॉज डालना पड़ेगा। ले टाइम मतलब जो भी जनरली वॉयज चार्जेस पे अगर हम लेते हैं वेसल, तो जैसा कि नॉर्मल कंटेनर के पीरियड में फ्री पीरियड रहता है, जैसे वॉयज पीरियड में भी फ्री पीरियड रहता है। तो फ्री पीरियड अगर कंप्लीट होने के अगर ज्यादा दिन लगता है जो ले टाइम चिप ओनर्स अलाउ करता है, उस समय में ले टाइम चार्जेस पड़ते हैं। जैसा इसमें डिटेंशन चार्जेस, वहाँ ले टाइम चार्जेस। अगर वेसल अनलोडिंग और लोडिंग के लिए सर्टन पीरियड दिया है, अगर नहीं होती है तो उसको ले टाइम चार्जेस लेवे होते हैं बाय द शिप ओनर। तो व्हाइट चार्टर में जनरली ये अप्लाई होते हैं, या ट्रिप चार्जेस में, ट्रिप चार्टर में। और इसमें और एक डालना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, वो कैंसलेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर जो इसमें अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो क्लॉज है कि विच जुरिडिक्शन, आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ये डालना चाहिए। और फिर कोर्ट ऑफ लॉ का भी मेंशन होना चाहिए। इस तरह के क्लॉजेस सभी चार्टर में डाल लेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपका बन सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का एक फॉर्मेट भी अगर चाहिए तो हम उसको आपको दे सकेंगे। लेकिन बाकी जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है
एक टेबल फॉर्म में डिफरेंस ऑफ द वेरियस चार्टर्स, ये हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उसपे से आपको मैक्सिमम किस तरह से चार्टरिंग होता है और कौन से टाइप से, इसका अंदाजा लग जाएगा। आशा है कि ये वीडियो जो बनाया है ये यूजफुल साबित होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के सारे वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती जाएंगी और इस वीडियो तरह के फ्री वीडियो का आप लाभ उठा सकेंगे।